हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो लेकर के आए हैं, जो है आपका बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन। अब चूंकि समस्या यहाँ पर यह है कि जो 11th में बच्चे आए हैं हाई स्कूल पास करके, खासतौर पर जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की जब होते हैं आप तो आपने जो पढ़ाई करी होती है उसमें कॉमर्स नहीं होता है आपके पास, यानी अकाउंटेंसी आपके लिए नहीं होती है। तो जब अकाउंटेंसी होती नहीं है तो हर एक चैप्टर आपके लिए अपने आप में एक चैलेंजिंग चैप्टर होता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हलवा और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एक बार अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखेंगे तो मेक श्योर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे किसी भी राइटर की आप बुक पढ़ते हो, चाहे डीके गोयल पढ़ते हो, चाहे टीएस गहरवाल पढ़ते हो, या और भी कोई आप पढ़ते हो, सारी बुक्स के क्वेश्चंस आप बहुत आराम से टैकल कर लेंगे। तो इसमें हम कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस वो भी हमने लिया है, उनको आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है लेक्चर आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक कुछ और भी चीजें हमने डाल रखी हैं आपके लिए, जैसे हमने बिजनेस स्टडीज पे लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, इसके अलावा हमने जनरल एंट्रीज वगैरह के भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो उन सबके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा हम आपको आई बटन में भी कुछ लिंक दे देंगे जहां से भी आप उनको कैरी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देखते हैं हम लोग कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली एक्चुअली होता क्या है, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन की तरफ चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन की जब बात आती है तो एक इक्वेशन आपके दिमाग में चलती है, और वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है कि एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। एसेट इक्वल्स टू क्या होता है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये आपकी इक्वेशन होती है, और जिस इक्वेशन के ऊपर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका बेस्ड है। मैं तो कहूँ ये चैप्टर नहीं, ये सिर्फ एक बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन चूंकि कंसेप्ट आपको इतनी जल्दी समझ आएगा नहीं, इसके लिए इन्होंने इसे चैप्टर बना दिया और 10-12 क्वेश्चन में इसको क्या किया? इलेबरेट कर दिया। नहीं तो अगर आप अकाउंटेंसी पूरी खोल के देखोगे तो अकाउंटेंसी में बड़े चैप्टर्स होते हैं जिसमें आप काफी सारे क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो एक्चुअली बाय नेचर ये चैप्टर नहीं है, बाय नेचर एक कंसेप्ट है, लेकिन इन्होंने इसे चैप्टर बना के आपके सामने पेश किया हुआ है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जरा उस पर गौर कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, जब आपने जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब गैप आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसी के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बेसिकली क्या बताता है कि एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस क्या होते हैं? दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है? सेपरेट हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक मुकेश अंबानी है जो कि भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और उन्हीं की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडिया। अब मान लीजिए कि मुकेश अंबानी की कार से किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए, मान लो उनकी कार निकल रही थी और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, और सामने वाले को मुकेश अंबानी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो अगर ये एफआईआर करेगा तो किसके खिलाफ करेगा? रिलायंस के खिलाफ करेगा या मुकेश अंबानी करेगा? तो जाहिर है मुकेश अंबानी के खिलाफ ये कार्रवाई करेगा। ऐसे ही रिलायंस का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया और उस प्रोडक्ट में कोई कमी निकली, अब उसे केस करना है, कंप्लेंट करनी है, या कुछ और लीगल प्रोसीजर करना है, तो यहाँ जो नॉमिनेशन होगा वो किसके खिलाफ होगा? वो रिलायंस के खिलाफ होगा, ना कि मुकेश अंबानी। इसका मतलब है मुकेश अंबानी को हम एज अ डिफरेंट पर्सन ट्रीट कर रहे हैं और रिलायंस को एज अ डिफरेंट पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। यही रीजन होता है कि जो कैपिटल होती है आपकी, एक बिजनेसमैन कैपिटल के पैसे बिजनेस में जब इंट्रोड्यूस करता है तो उसे कैपिटल को हम बिजनेस के लिए क्या मानते हैं? लाइबिलिटी मानते हैं, और उस बिजनेसमैन के लिए उसे क्या मानते हैं? एसेट्स मानते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यानी जो कैपिटल है आपकी बिजनेसमैन के पास से निकल के किसके पास पहुंच गई? बिजनेस के पास। तो बिजनेस के पास पहुंच गई तो बिजनेस के लिए तो एज अ लाइबिलिटी है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए आज भी वो क्या है? एज अ एसेट है। तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जब बिजनेसमैन बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी एंट्री दोनों तरफ होती है। एज अ बिजनेसमैन वो जो ट्रीटमेंट करेगा वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, और एज अ बिजनेस जो ट्रीटमेंट होंगे वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो अल्टीमेट कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप इंपैक्ट करोगे, जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, उसका एसेट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और लायबिलिटी वाले प्रोपोर्शन पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है ये? तो इस चीज को और बेहतर करना है, समझना है, तो आप इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि
कोई बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है कि शादी के एक होलसेलर हैं जिन्होंने अपने ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन इन्हें बनानी है। तो इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 2 लाख रुपए कैश के और 50,000 रुपए एज ए लैंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे इसमें बनाते हैं इस पर जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप ऊपर सबसे पहले एक टाइटल के फॉर्म में अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लीजिए। तो यहां से मैंने एक कलर ले लिया, रेड कलर का मैं एक कलर चूज कर लेता हूं और सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट मैं इसलिए भी बनवा रहा हूं क्योंकि इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली करना आसान हो जाएगा। बिना फॉर्मेट के मैं इससे चाहूं समझा सकता हूं, लेकिन फिर क्या होगा, क्योंकि जब एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को लिखोगे तो आपको तकलीफ होगी। तो पहला इसमें एक कॉलम आपको जो बनाना होता है वो हम पार्टिकुलर्स के लिए बनाते हैं, जिसमें जो ट्रांजैक्शन लिखे होते हैं उन्हें हम शो करते हैं। और 2 कॉलम इधर के जो कॉलम है उनमें हम कॉलम नहीं करते हैं, बट ये मान लीजिएगा कि वो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी वो शो करने का काम करता है। चाहो तो अब इसमें ऐसे लिख भी लो, ऐसे लिख लिया मैंने। एक को हम क्या मान लेते हैं, एक को हमने यहां मान लिया पार्टिकुलर्स, प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए। और एक तरफ आप यहां पर ऐसे लिख लें कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल वो एक ही बात है। ये चलिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख देते हैं, जो आप बताओगे वो लिख देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, क्लियर है। अब एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 2 लाख रुपए की लगाई है कैश में और 50,000 रुपए इन्होंने लगाए हैं एज अ कैपिटल। इस चीज को यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग, यानी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड कैपिटल, विद कैश एंड लैंड लिख लेते हैं, कैपिटल नहीं। अमाउंट डायरेक्टली हम लोग फिल कर लेंगे। तो देखिए जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो जब आपने स्टार्ट किया होगा तो एक तो जब कैश इंट्रोड्यूस किया तो एक तो आपके पास कैश आ गया। कैश कितना हो गया, कैश जो आपने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में वो इंट्रोड्यूस किया था कितने का, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए तो यहाँ कैश के लिख लीजिए। फिर आपने एक चीज और इंट्रोड्यूस की, क्या, लैंड, यानी कि बिल्डिंग इंट्रोड्यूस की। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 50,000 रुपए। तो इसी के सामने आप यहाँ प्लस का साइन लगा के 50,000 लिख लीजिए। और दोनों को हम कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल जो हो गई आपकी वो कितने की हो गई, 2,50,000 रुपए की। तो अगर आप देखो तो जो इक्वेशन आपकी है वो यहाँ मैच हो रही है। यहाँ क्या इक्वेशन हो रही है, 2 लाख प्लस 50 यानी कि 250। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 250। तो अल्टीमेट जो इक्वेशन है आपकी वो क्या कर गई, वो मैच कर गई। तो इसे आप क्या लिखेंगे, अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहीं पे आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे ट्रांजैक्शन में है कि गुड्स मर्केंटाइज फॉर कैश, मर्केंटाइजिंग फॉर कैश। इन्होंने यानी कि गुड्स इन्होंने क्या किया है, परचेज किया है 80,000 रुपए का कैश में। इस ट्रांजैक्शंस को जरा देखिएगा, समझिएगा कैसे करेंगे। तो जब आप गुड्स परचेज करोगे, पहले तो यहां लिख लेते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश 80,000। गुड्स आप परचेज करोगे तो आपके पास से कैश क्या होगा, माइनस होगा। तो कैश वाले कॉलम में आपने क्या किया, 80,000 माइनस किया। लेकिन जो कि गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है स्टॉक। तो आपके पास 80,000 रुपए का स्टॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन का इधर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि कैपिटल वाले ट्रांजैक्शन, कैपिटल वाली साइड में इसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे इसका टोटल बनाएं, देखिए 2 लाख में से 80 माइनस होंगे तो 120 बचेंगे। ये 50,000 ऑलरेडी आपका रहेगा
और प्लस ये आपका 80 हो जाएगा। इधर अगर आप देखें तो लायबिलिटी साइड में इस ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, तब आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी वो स्टिल 250 की रहेगी। यानी जो न्यू इक्वेशन आपके निकल के आई वो अभी भी अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो 120 प्लस 80 2 लाख प्लस 50 2.5 लाख, तो 2.5 लाख इक्वल्स टू 2.5 लाख। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो न्यू इक्वेशन बन के आई वो भी क्या हो रही है, एग्जैक्टली मैच हो रही है। कंसेप्ट शायद पकड़ में आपको आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट में है कि कैश सेल वर्थ ₹25,000। इस बार आपने 25,000 रुपए की कैश सेल करी, तो इसको पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपका है कैश सेल फॉर रुपीज, एक मिनट यार अमाउंट भूल गए कितने का था, अमाउंट भाई भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका कैश सेल का अमाउंट है सिर्फ 25,000 रुपए का, तो 25,000 रुपए की कैश सेल यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर से कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। बिल्कुल मजेदार है, पूरा आप जब देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए 25,000 रुपए से आपने क्या किया है, सेल किया हुआ है, तो 25,000 तो आपके कैश में बढ़ जाएंगे, सेल करोगे तो कैश बढ़ेगा। इसके अलावा जो स्टॉक होगा आपका वहां पर 25,000 रुपए क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो सामान खरीदा था वही तो बेचोगे, तो स्टॉक तो माइनस हो गया। लेकिन जो दूसरा ट्रांजैक्शन था आपका लैंड वाला, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और इसका जो है आपका वो लाइबिलिटी वाले प्रोपोर्शन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ टोटल करेंगे तो ये 145 तो हो जाएगा कैश, 50,000 की लैंड स्टिल है आपके पास, और यहां पर हो जाएगा आपके पास कितना, 55,000। अब आप इनका टोटल करके देखिए तो 55 प्लस 145 हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज और प्लस 250, यानी कि एग्जैक्टली 2,50,000। तो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन जो आपकी अगेन इक्वेशन बनी, वो न्यू इक्वेशन आपकी फिर से मैच कर गई, तो ये हो जाएगा आपका न्यू इक्वेशन जो फिर से मैच कर गई। तो देखिए समझ में आ रहा ना कि इक्वेशन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज को समझना है और समझने के अकॉर्डिंग आपको आगे ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड करने हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन है ब्रॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज फ्रॉम सलमान वर्थ ₹50,000। आपने गुड्स परचेज किया है किससे, सलमान से, और 50,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। सलमान हालांकि हमारे करीबी मित्र भी हैं, तो मतलब उन्हीं को आप मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम सलमान क्रेडिट, तो ये हो गया आपका गुड्स परचेज फ्रॉम सलमान वर्थ ₹50,000 दिया हुआ है। तो एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 50,000 है, क्योंकि अमाउंट अगर गलत हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर भी कहानी आपकी बन जाएगी। 50,000 रुपए का गुड्स इन्होंने परचेज किया है, कितने का था आपका, 50,000 का। वापस देख लेते हैं, ये देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम ₹50,000। तो 50,000 रुपए का परचेज किया, वो भी क्रेडिट पे। थोड़ा गौर कीजिएगा, जब आप क्रेडिट पे गुड्स खरीदोगे तो क्या आपके पास से कोई कैश कम पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, कैश नहीं कम पड़ेगा। तो कैश में हम क्या लिखेंगे, फिर कैश में लिखेंगे हम 0। इससे क्या लैंड पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, लैंड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक तो आपका बढ़ेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर स्टॉक बढ़ेगा, तो 50,000 रुपए हो गया आपका स्टॉक में। लेकिन गुड्स आप जब खरीदोगे उधार, क्रेडिट पे खरीदोगे, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, साथ ही साथ एक चीज और बढ़ेगी। मुझे क्या बढ़ेगी, एक चीज जो बढ़ने वाली है वो क्या बढ़ने वाली है, ये जो आप लिख रहे थे अभी तक एक अमाउंट, ये लिख रहे थे कैपिटल का, तो अभी क्या बढ़ गया, क्रेडिटर। जब कुछ उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा, तो क्रेडिटर बाबू कितने का बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा आपका सेम 50,000 रुपए का। जितने का आपने गुड्स उधार खरीदा, क्रेडिटर आपका उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। अब हम एक बार फिर से इक्वेशन को टैली करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या इस बार भी इक्वल आया। तो अगर इस बार भी इक्वल आया होगा, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन आपकी बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो इसकी टोटलिंग अगर हम मिलाएं
तो इसकी 145 तो यही रहेगा, 50,000 जो आपका लैंड है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन 1,05,000 रुपये आपका जो है बेसिकली वो बढ़ जाएगा। वो क्या बढ़ जाएगा आपका? वो बढ़ जाएगा स्टॉक का। दूसरा 2,50,000 रुपये आपका क्या होगा? कैपिटल होगी, और 50,000 रुपये आपका किसका होगा? क्रेडिटर का। तो इधर का 3 लाख हो गया, इधर का मिलाओ 145 प्लस 1,05,000 ये हो गया कितना? 2,50,000 और प्लस 50 कितना? 3 लाख रुपए। तो ये इक्वेशन तो मैच कर गई फिर से, इसका मतलब आपकी इक्वेशन मैच कर रही है, तो ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। ठीक है, मजा आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चीजों को सिर्फ समझते चलिए, आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन आपके बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए कहा गया है कि परचेज फर्नीचर फॉर द वैल्यू ऑफ ₹5,000। आपने इस बार फर्नीचर खरीदा, तो गौर कीजिए, फर्नीचर खरीदोगे तो क्या बढ़ेगा? फर्नीचर बढ़ेगा, और घटेगा क्या? कैश घटेगा। तो हम यहाँ पहले तो लिख लेते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो 5,000 रुपये के कैश लगा के फर्नीचर खरीदा, तो 5,000 रुपये तो कैश से घट गए। इससे लैंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आपके स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन भैया फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर क्या होती है? फर्नीचर होती है एसेट। तो अब आप जहां पर सारी एसेट्स के नाम लिखते हो, तो स्टॉक के ही बगल में प्लस का निशान लगाओ, और उसके ठीक बराबर में आगे क्या लिख दो? फर्नीचर लिख दो। कि जो एसेट आप खरीदोगे उसको ऊपर भी आपको टोटल करना होता है। तो यहाँ मैंने छोटा सा फर्नीचर लिख दिया, और वो 5,000 हमने उसी के सामने नीचे जहाँ इक्वेशन बना रहे थे वहां पे नोट डाउन कर दी। इसका लायबिलिटी वाले साइड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही उससे क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ना ही आपकी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगेन टोटल करके आप देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो मैच हो जाएगी, इक्वेशन आपकी बराबर आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 5,000 माइनस होगा तो 140 बचेगा, 50,000 रुपये लैंड का स्टिल 50,000 रुपये है, 1,05,000 स्टॉक का स्टिल 1,15 है, प्लस 5,000 रुपये का आपने खरीदा फर्नीचर, और इधर की वैल्यू जो है आपकी वो 2 लाख प्लस 5,000 50,000 सॉरी। तो यानी टोटल अमाउंट जो निकलना चाहिए आपका वो 3 लाख आना चाहिए। तो अगर आप असेट का टोटल करके देखें तो 140 और प्लस 50,000 कितना होगा? 190। 190 में आप 1,05,000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 190 प्लस 5, ये हो जाएगा 295 प्लस 5 ऐड कर दो 3 लाख रुपए। तो अगेन न्यू इक्वेशन आपकी फिर से मैच कर गई। तो इक्वेशन वाली कहानी आपको बिल्कुल पकड़ में आ रही होगी। एक ही सवाल अगर आप बहुत ईमानदारी से सीख लें तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक ही सवाल से बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें होंगी नहीं। नेक्स्ट देखिए, फिर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अली राजा फॉर ₹10,000। आपने अली राजा से कैश रिसीव किया हुआ है। चलिए गौर करते हैं इस पे। अली राजा से अगर कैश रिसीव करोगे तो अली राजा कौन है? क्योंकि आपने अली राजा को, एक मिनट, एक मैंने यार एंट्री मिस कर दी थी, एक कोई नहीं, चलिए एक एंट्री मिस हो गई बाबू। कौन सी मिस हो गई? ये एंट्री हमने यहाँ मिस कर दी। सेल जो अली हमने 12,000 रुपए का सेल किया था वो हमने एंट्री लिखी नहीं थी। तो चलिए अब हम अली की पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिसीव वाली एंट्री कर लेंगे। तो अगर अली को सेल किया है तो ऊपर कैश तो है नहीं, तो कैसा सेल किया होगा? जाहिर है आपने क्रेडिट सेल किया होगा। तो क्रेडिट सेल करने से क्या होता है? डेटर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? डेटर बढ़ता है। और क्रेडिट परचेज करने से क्या बढ़ता है? क्रेडिटर बढ़ता है। यहां लिख लेते हैं हम लोग सेल्स टू राजा। तो अपने राजा को हमने सेल कर दिया। तो सेल करोगे तो इससे, चूंकि सेल किया है वो क्रेडिट सेल किया है, तो कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लैंड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट सेल करोगे तो 12,000 रुपए का सेल किया है तो स्टॉक पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। 12,000 रुपए से आपका स्टॉक जो है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन इससे आपके फर्नीचर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें ट्रांजैक्शन एक ये बढ़ गया है तो एक एंट्री इसमें क्या होगी? बढ़ जाएगी। ट्रांजैक्शन बढ़ गया है तो एक एंट्री भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। थोड़ा सा एक मिनट, कुछ दिक्कत हो गई है शायद, सिस्टम जो है वो मेरे ख्याल से बंद हो गया।
एक मिनट, अभी यार देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बट वो शायद ले नहीं रहा है डायरेक्टली। एक मिनट का मुझे वक्त दीजिए, मैं दोबारा फिर से कोशिश कर लेता हूँ। अचानक से आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो इरेज हो गया। हाँ, तो अभी देखिए वापस से फिर से मिल गया है। उसी पोजीशन पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। देखिए विजिबिलिटी सही है, विजिबिलिटी लगभग सही है। थोड़ा सा मैं हल्का से इसे मामूली स्लाइड कर लेता हूँ, बाकी ठीक है। आप चूंकि मैं बोल बोल के पढ़ा ही रहा था तो आप सब कुछ कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अभी मैंने बताया था आपको क्या करना होगा ऐसे केसेस में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऐसे केसेस में यहाँ पे जहाँ फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर के बगल में आपको, अब चूंकि हमारे पास उसके साइड में जगह नहीं है तो यहीं पर हम क्या करेंगे, डेटर का कॉल बना देंगे, कॉलम। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये फर्नीचर के साइड में लिखना चाहिए था लेकिन चूंकि आगे जगह बची नहीं है। आमतौर पे इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, 5-6 एंट्री का सवाल आपको मिलेगा। हमने बड़ा सवाल इसलिए लिया ताकि हम आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको इसमें सिखा पाए। तो यहाँ देखिए आपको सिंपल क्या करना है, जो आपके पास दे रखा है 50,000 रुपीज, इसके जस्ट बगल में 12,000 रुपये आप किसके लिख दीजिए, स्टॉक के लिख दीजिए, सॉरी डेटर के लिख दीजिए। बाकी कैपिटल पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप फिर से टोटल कर लीजिए, तो ये 140 होगा, ये आपका 50,000 रहेगा। 1,05,000 रुपये में से 12,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 93,000, प्लस ये हो जाएगा आपका 5,000, प्लस ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। बाकी दूसरी साइड में आपका 2,50,000 प्लस 50,000। तो देखते हैं क्या नई वाली इक्वेशन अगेन मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है, तो ये तो देखने के बाद पता चलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैच हो गई होगी। तो 1,40,000, ठीक है, फिर 50,000, फिर 93,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, ये 3 लाख आया और 3 लाख इधर है, यानी इक्वेशन नई वाली फिर से आपकी क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो कहानी समझ में आ रही है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ अगर आप चलें, जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें कहा गया अली से कैश रिसीव किया आपने 10,000 रुपये। तो अगर 10,000 रुपये कैश रिसीव किया होगा तो क्या एंट्री होगी, तो भाई कैश रिसीव करोगे तो कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां हो जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम अली राजा, हमने राजा केवल लिखा है तो राजा लिख देते हैं। कैश रिसीव करोगे 10,000 तो 10,000 तो कैश में बढ़ गया, इससे लैंड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास स्टॉक है, अभी स्टॉक पे भी इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो आपने बाद में फर्नीचर लिया था उससे भी कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन जो राजा के ऊपर 12,000 बकाया थे उसमें से 10,000 आप क्या करिए, माइनस कर लीजिएगा। बाकी कैपिटल लायबिलिटी पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इक्वेशन मैच करोगे तो जहां 140 है वहां 10,000 माइनस होकर 130 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 50,000 ये एज इट इज रहेगा, 93,000 आपका ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका 5,000 और 12 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2,000। और इधर की इक्वेशन देखो तो 2.5 लाख प्लस 50,000, अगर आप टोटल करोगे तो 2.5 लाख प्लस 50 30 हो गया, और इधर 130 प्लस 50 कितना होगा, 180। 180 में आप कितना है, 93 और 2 95, 95 5, तो आपका कितना हो गया टोटल। एक मिनट कुछ गलत हो रहा है शायद, टोटल कर लीजिए फिर से। देखो यहाँ आपका कितना प्लस होगा, तो मैंने हाँ ये टोटलिंग देखिए गलत लिख दी है। टोटलिंग पहले 140 में प्लस करना चाहिए था 10,000, तो 150 होगा ना कि 130 होगा। प्लस का साइन लगाया बट मैंने टोटलिंग गलत लिखी थी। देखिए 150 प्लस 50 2 लाख हो गया, 2,93,000 2,98,000 प्लस 3 लाख, तो 3 लाख, यानी कि न्यू इक्वेशन फिर से आपकी क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो अब बताइए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, यानी कि कुल मिला के अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन रहे हैं। बेसिक यही तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को मैच करा सकते हो।
और भी क्वेश्चंस इसके हम लोग कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, कोई भी इससे संबंधित सवाल होगा तो वो हम आपको वापस से फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। बाकी हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।